Hi guys, welcome to part 2 of second day economy lecture. So continuing with poverty. पॉवर्टी का अभी तक हमने डेफिनेशन देख लिया, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी देख लिया, देन टाइप्स ऑफ पॉवर्टी देख लिया, देन हमने कमिटीज देख ली हैं। कमिटीज में हमने यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड की बात करी थी। कमिटीज में हमने इसकी लकड़वाला कमेटी में यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड देखा था। तेंदुलकर कमेटी में हमने आपका मिक्स रिकॉल पीरियड देखा था, और सी रंगाराजन कमेटी में हमने मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड की बात की थी। ठीक है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिए तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है। तो हम जब पॉवर्टी की बात करते हैं ना, तो हमें कुछ टर्म्स सुनाई देते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू पॉवर्टी, राइट। तो सबसे पहला टर्म सुनाई देता है हमें हेड काउंट रेशियो। ठीक है। हेड काउंट रेशियो क्या होता है? बेसिकली इट शोज द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। बेसिकली इट मेजर्स the percentage of poverty in whole population. Okay, it measures the percentage of poverty in whole population, right? So if I say head count ratio is basically the percentage of people who are below poverty line, who are below poverty line, right? uh, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है। देन आता है, नेक्स्ट आता है पॉवर्टी गैप इंडेक्स। पॉवर्टी गैप इंडेक्स ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका पीजीआई। पॉवर्टी गैप इंडेक्स से हम बात करेंगे तो हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। इट बेसिकली इट मेजर्स द सीवियरिटी और द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी मतलब जो ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो पॉवर्टी लाइन की बाउंड्री से कितना दूर है, मतलब उनका पॉवर्टी लाइन जो है उसकी उसकी इनकम से कितना कम है। दैट विल बी अ पॉवर्टी गैप इंडेक्स। ठीक है। तो पीजीआई का डेफिनेशन फुल फॉर्मूला जाएगा आपका आपका पॉवर्टी लाइन माइनस एवरेज इनकम ऑफ पुअर डिवाइडेड बाय योर पॉवर्टी लाइन। ठीक है। दिस इज योर पीजीआई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉवर्टी लाइन कितना है, एवरेज इनकम ऑफ पुअर कितना है। सपोज पॉवर्टी लाइन 27 है, एवरेज इनकम ऑफ पीपल 23 आ रहा है, दैट इज 27। दिस विल बी 4/27 इंटू 100। जो भी आंसर आएगा उसको आप परसेंटेज के टर्म्स में लिख लेना, यानी इतना हमारा पॉवर्टी गैप इंडेक्स है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि ये क्या मेजर करता है। इट मेजर द इंटेंसिटी और बोल लो सीवियरिटी ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। देन इसी का भाई बंधु है आपका, इसी का एक भाई बंधु है आपका स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स। ठीक है। इसमें क्या होता है आपका ऐसे काटो, दोबारा लिख लेते हैं। एसपीजीआई इज बेसिकली जो हम पॉवर्टी गैप इंडेक्स हमने मेजर करा है उसकी वैल्यू निकालेंगे। पीजीआई 1 का स्क्वायर प्लस पीजीआई 2 का स्क्वायर प्लस डेस्ट करके हुए हम पीजीआई एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। ये भी आपका इंटेंसिटी ही मेजर करता है, ये भी आपका इंटेंसिटी और सीवियरिटी ही मेजर करेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जो पॉवर्टी, जो पुअर हैं, हाउ मच दे आर पुअर, हाउ मच दे आर पुअर, ये वो मेजर करेगा आपका। ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी। सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी
इट वाज गिवन बाय अमर्त्य सेन। किसके द्वारा दिया गया है? अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है। इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू एच आई प्लस 1 - I G। ठीक है, व्हाट इज एच? एच इज योर हेड काउंट रेशियो, एच इज योर हेड काउंट रेशियो। ठीक है, आई इज योर पीजीआई जो अभी हमने कैलकुलेट करा, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, वाइल जी इज योर गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, ये भी आपका बेसिकली इंटेंसिटी ही मेजर करता है, बट ये ज्यादा डिटेल्ड है क्योंकि इसके अंदर आपका पीजीआई भी इन्वॉल्व हो गया है, गिनी कोफिशिएंट भी इन्वॉल्व हो गया है, और हेड काउंट रेशियो भी इसके अंदर आपका इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, दिस इज सेन पॉवर्टी, सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी, राइट। देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अनएम्प्लॉयमेंट हम जितना समझते हैं उतना ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट उससे काफी ज्यादा बड़ा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? बेरोजगार। ठीक है, अब इसको डिफाइन करो। इट इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु आर अवेलेबल फॉर वर्क and are ready to work at offered wages but unable to find the job, but unable to find the job will be considered as unemployed। मतलब जो काम करने योग्य भी हैं और जो वेजेस मिल रही है उस वेजेस पे काम भी करना चाह रहे हैं, बट स्टिल उनको जॉब नहीं मिल रही है, दे विल बी अंडर द अनएम्प्लॉयड कैटेगरी, राइट, दे विल बी अंडर द अनएम्प्लॉयड कैटेगरी। ठीक है, so percentage of population who are available for work and are ready to work at the offered wages but are unable to find the job will be considered as unemployed। ठीक है, मतलब अवेलेबल फॉर वर्क मतलब कौन होंगे आपके? अवेलेबल फॉर वर्क मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है? 15 से 59 ईयर्स, राइट। मतलब एक तो कैटेगरी होती है जो काम करना ही नहीं चाहती, जिसको काम करना ही नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में नहीं आएगी, बट अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में वो आएंगे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है और काम भी करना चाहते हैं एट द ऑफर्ड वेजेस, वो और उनको उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, दैट इज अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो तीन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन में, वन इज वर्किंग एज पॉपुलेशन, अवेलेबल फॉर वर्क एंड रेडी टू वर्क एट द ऑफर्ड वेजेस, right, this will be considered as your unemployment definition। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसे हम LFPR भी बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा? लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है, अभी लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स इज नथिंग बट योर वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन बोथ एम्प्लॉयड, बोथ एम्प्लॉयड जो जो जिनको रोजगार है, एज वेल एज अनएम्प्लॉयड। मतलब जो एम्प्लॉयड भी हैं और जो अनएम्प्लॉयड भी हैं, दोनों के दोनों लेबर फोर्स की कैटेगरी में आपके आएंगे। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट था अनएम्प्लॉयमेंट का, लेबर फोर्स और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, राइट, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग गूगल फॉर्म जरूर भर देना या कमेंट्स में लिख देना। देन उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें सबसे पहला आपके पास आएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका बेसिकली मतलब होता है जिस जॉब के लिए आपको 2 पर्सन चाहिए, उस जॉब को 5 पर्सन कर रहे हैं। मतलब जो काम 2 पर्सन के द्वारा सकुशल हो सकता है, मतलब अच्छे से हो सकता है, उस काम को 5 लोग मिलके कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये 5 - 2 का गैप है ना, 3%, दिस इज द टर्म ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर वेयर कंट्रीब्यूशन एट GVA, ये मैंने आपको बताया था, इज ओनली 16 to 17%, बट एम्प्लॉयमेंट जो ये सेक्टर देता है दैट इज वेरी हाई, समवेयर अराउंड 49 to 50%। यानी इसमें ओवर एम्प्लॉयमेंट हो रखा है। ठीक है, ओवर एम्प्लॉयमेंट हो रखा है, राइट। देन सेकंड कम्स योर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज नथिंग बट लैक ऑफ जॉब्स। लैक ऑफ जॉब्स यानी सिमिलर डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सिमिलर डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देन थर्ड आता है आपका स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, it is caused due to structural deficiencies of an economy, right? Structure deficiencies of an economy मतलब structure deficiencies मतलब policy paralysis, मतलब पॉलिसी इश्यूज की वजह से आपका स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? देयर विल बी क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर के लिए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या होता है कि जितना भी आपका क्रेडिट अवेलेबल होता है ना, वो सब की सब गवर्नमेंट बोरो कर लेती है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्रेडिट बहुत कम बचता है या फिर बचता ही नहीं है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के पास अब इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्रेडिट नहीं है। जब क्रेडिट नहीं है तो आपका क्रेडिट यानी कैपिटल फॉर्मेशन यानी आपका GFCF डिक्रीज हो जाएगा। जब GFCF डिक्रीज हो जाएगा तो अब यहाँ पे चला हुआ VCS साइकिल ऑफ पॉवर्टी, VCS साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो आपकी नौकरियां जाएंगी। ठीक, देन कम्स योर फोर्थ वन इज, फोर्थ वन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। फोर्थ वन हम देखेंगे, जो हम देखेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ वन इज योर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है मतलब बेरोजगारी एक पर्टिकुलर सीजन के टाइम पे। ये आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा। जो एग्रीकल्चर की स्टेजेस होती हैं वो सबसे पहले जो हार्वेस्टिंग तक होती हैं आपकी, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, इसके बीच में जो काम नहीं होता है, मतलब जो वर्क नहीं होता है, उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इन लद्दाख और इन मोर कोल्डर रीजन्स, विंटर्स के टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे कोई भी वर्क अवेलेबल नहीं होता है।
तो दैट विल बी टर्म्ड एज योर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और जैसे ही वो सीजन जाता है आपका, जैसी समर आती है वैसी उनको वापस जॉब मिल जाती है। ठीक है। देन उसके बाद आपके पास आता है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो सब कॉमन सी डेफिनेशंस हैं, ये एग्जाम में बेसिकली पूछी भी नहीं जाती है, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंड एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट होता है व्हेन यू डोंट हैव बेसिक क्राइटेरिया फॉर जॉब। मतलब अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो यू मस्ट हैव अ एमबीए डिग्री और यू मस्ट हैव अ एनालिटिकल स्किल्स, राइट। सो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बिजनेस एनालिस्ट नहीं बन सकते हो। दैट इज योर एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है कीनीशियन, कीनीशियन अनएम्प्लॉयमेंट। कीनीशियन अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली जब आपका कीनीशियन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड आपकी रिड्यूस हो जाती है ना, तो क्या होता है आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो जॉब्स भी वहां पे रिड्यूस हो जाती हैं। दिस वॉज बेसिकली सीन इन द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s। ठीक है। सो ड्यू टू फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड आपका प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज हो जाता है, और जब प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज हो जाता है तो आपका जॉब्स भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती हैं, जिससे क्या होता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी आपकी बढ़ जाती है। दिस इज नोन एज कीनीशियन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। दिस इज नोन एज कीनीशियन अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इनकी ना डिटेल डेफिनेशन आपको सब नोट्स में मिलेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में कि फॉर टेम्पररी पीरियड के लिए लेबर फोर्स को इंडस्ट्री चेंज की जाती है। ठीक है। सो इस टर्म्स का तो जो ये टेम्पररी पीरियड होता है ना, इस टाइम पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। सो दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। राइट। सो अब आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे तो हम यहाँ से ये चीज़ देखेंगे, एक चीज़ सबसे पहले क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जो तरीका आता है अच्छा हाँ, ये पॉइंट याद रखना, जो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करता है वो एनएसएसओ एंड लेबर ब्यूरो करता है, एनएसएसओ एंड लेबर ब्यूरो। ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज यूजुअल स्टेटस। इसमें जो रेफरेंस पीरियड लिया जाता है ना सर्वे का, रेफरेंस पीरियड ऑफ सर्वे इज 1 ईयर। इसमें दो कैटेगरी आती है आपकी, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस एंड यूजुअल सब्सिडियरी स्टेटस। ठीक है। तो अब ये यूजुअल स्टेटस क्या होता है, यूजुअल स्टेटस होता है अंडर दिस, इसके तहत वो सभी लोग एम्प्लॉयड माने जाते हैं दोज हु वर्क फॉर मेजर पार्ट ऑफ सर्वे ईयर। मतलब जिन्होंने 6 मंथ्स से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और वर्क किया है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयड अंडर यूजुअल स्टेटस, राइट।
अब इसके अंदर दो कैटेगरी आती है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्रिंसिपल स्टेटस। प्रिंसिपल स्टेटस क्या होता है? वो सभी लोग एम्प्लॉयड माने जाते हैं those who worked for major part of time period of work under usual status। मतलब इसको एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज राम, दो बंदे हैं, राम, दूसरा बंदा है श्याम। पूरे साल में इसने लगभग लगभग 8 मंथ्स काम किया है। ठीक है, लगभग 8 मंथ्स काम किया है और श्याम ने लगभग 5 महीने काम किया है। ठीक है, लगभग 8 महीने काम किया है और श्याम ने लगभग 5 महीने काम किया है। ठीक है, तो अब जो 8 महीने इन्होंने काम किया है ना, ठीक है, तो यूजुअल स्टेटस के हिसाब से राम इज एम्प्लॉयड एंड श्याम इज अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अब जब मैं यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस देखूंगा तो आपको यहां देखने को मिलेगा कि अगर राम ने अगर राम ने 4 मंथ से ज्यादा काम किया है तो वो एम्प्लॉयड माना जाएगा इस 8 महीने में से। याद रखना, इस 8 महीने में से। ठीक है, और अगर उसने लेस देन 4 मंथ्स काम किया है तो वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। यानी जो जिस टाइम पीरियड के लिए वो यूजुअल पूरे साल में काम के लिए अवेलेबल था, अगर उसने उसमें से मेजर पार्ट में काम किया, यानी आज 4 महीने से ज्यादा का काम किया है, तो वो एम्प्लॉयड माना जाएगा। अगर उसने 4 महीने से कम का काम किया है तो वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। ठीक है, ये तो अनएम्प्लॉयड हो ही गया। ठीक है, देन कम्स योर यूजुअल सब्सिडियरी स्टेटस। यूजुअल सब्सिडियरी स्टेटस में क्या आता कि इस कैटेगरी में एम्प्लॉयड कौन होगा? पहला है दोज हु आर अनएम्प्लॉयड अंडर यूजुअल स्टेटस एंड इफ दे हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 30 डेज। ठीक है, तो इस कैटेगरी में एम्प्लॉयड वो माना जाएगा जो सबसे पहले तो इस कैटेगरी में अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, दूसरा कि इसने कम से कम पूरे साल में 30 दिन काम किया है। अगर ये दोनों कैटेगरी वो मैच कर रहा है तो वो यूजुअल सब्सिडरी स्टेटस के अंदर एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट था आपका यूपीएस का। तो यूपीएस क्या हो गया आपका? यूजुअल स्टेटस क्या हो गया आपका? यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस प्लस यूजुअल सब्सिडरी स्टेटस। ठीक है, दिस इज योर यूजुअल स्टेटस डेफिनेशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडरी स्टेटस। देन सेकंड आता है आपका करंट वीकली स्टेटस। इसमें क्या होता है? रेफरेंस पीरियड 7 डेज माना जाता है। ठीक है, और इसमें एम्प्लॉयड कौन होता है? इसमें एम्प्लॉयड जो होता है ना, वो ये कंडीशन मैच करता है। सबसे पहला कंडीशन मैच करता है कि जिसने हु गॉट एटलीस्ट 1 आवर ऑफ जॉब ड्यूरिंग एनी डे ऑफ द सर्वे वीक। मतलब जो सर्वे वीक है, यदि उसने पूरे हफ्ते में किसी एक दिन भी 1 घंटा काम भी किया है
तो वो एम्प्लॉयड माना जाएगा, ठीक है। तो वो आपका एम्प्लॉयड माना जाएगा हु गॉट एटलीस्ट 1 hour ऑफ जॉब ड्यूरिंग एंड एनी डे ऑफ द सर्वे वीक, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स योर करंट डेली स्टेटस, नेक्स्ट कम्स योर करंट डेली स्टेटस, इसको हम CDS भी बोलते हैं। करंट डेली स्टेटस में बेसिकली मेजर किया जाता है कि डेली जो सर्वे रेफरेंस पीरियड होगा वो होगा आपका जो रेफरेंस पीरियड होगा, रेफरेंस पीरियड विल बी 1 डे। इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयड, सबसे पहला है आपका क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयड इज यदि आपने पूरे दिन में 1 घंटे से कम काम किया है तो आप अनएम्प्लॉयड कहलाओगे, ठीक है। और यदि आपने 1 से 4 घंटे काम किया है तो आप हाफ मैन डे कैलकुलेट होगा आपका। और यदि आपने 4 घंटे से अधिक काम किया है तो आपका फुल मैन डे होगा, ठीक है। तो आपका फुल मैन डे होगा, ठीक है। तो सीडीएस जो होगा करंट डेली स्टेटस विल बी अनएम्प्लॉयड मैन डेज, अनएम्प्लॉयड मैन डेज डिवाइडेड बाय टोटल मैन डेज इनटू 100, ठीक है। ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको समझनी है। इट इज सबसे पहले यूजुअल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस एंड देन योर करंट डेली स्टेटस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है आपका, ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो यदि अगर आपकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है पर एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है then that will be considered as jobless growth, and at that point of time elasticity of employment will be less than 1, राइट। तो ये बेसिकली जॉबलेस ग्रोथ मेजर करने के काम आती है, ठीक है। देन इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैंने आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बता दिया है क्या होता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज योर लेबर फोर्स क्या होता है, ऑल दोज who are in working age group, that is 15 to 59 years, right। देन आपका थर्ड आता है आपका वर्कर पार्टिसिपेशन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये होता है आपका टोटल वर्कर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। देन फोर्थ आता है आपका proportion unemployed will be number of unemployed divided by total population
into 100, ठीक है, then it is unemployment rate, unemployment rate is unemployment divided by labor force, ठीक है। तो अभी देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक तो आपको इनकी डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इज डेफिनेशन, अनदर वन इज डेटा, ठीक है। डेटा तो मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट जाएगा आपका, ठीक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैं आपको डेटा नोट्स दे रहा हूँ ना, जो आपको नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, उसमें सारा डेटा होगा। टेलीग्राम चैनल पे जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा उसमें सारा डेटा आपका होगा, ठीक है। आप वहां से डेटा जरूर देख लेना क्योंकि डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। अब आप एक चीज ना यहाँ पे एक चीज पॉइंट याद रखना कि ये दोनों लेक्चर देखने के बाद ना आपको 17-18 के बाद आपको एक प्रीलिम्स की वर्कशीट मिलेगी, प्रीलिम्स की वर्कशीट मिलेगी, उसको सॉल्व करना। इसी के साथ साथ जो आपके डाउट्स होंगे उनको, जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसमें अपने डाउट्स लिख देना। संडे को डाउट क्लास होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको जो मैंने कमेंट करने को बोला है वो कमेंट जरूर कर देना। और यदि आपने प्रेप आईएएस का चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्स आने वाले हैं, ठीक है। और एनी कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप डाउट्स यानी गूगल फॉर्म में डाउट्स को फिल करके संडे को डाउट क्लास अटेंड कर सकते हो। थैंक यू।